नमस्कार, आदाब। जम्मू कश्मीर की टॉप 5 खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, जो आज उधमपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अगस्त में हुई भीषण बारिश से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए तैयार किए जा रहे प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का ई शिलान्यास किया। प्रशासन का यह कहना है कि ये परियोजना उन परिवारों को त्वरित, टिकाऊ और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बेहद अहम कदम है, जो प्राकृतिक आपदा के बाद लोग बेघर हो गए थे। उधमपुर कार्यक्रम के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रामबन भी पहुंचे, जहां हाल ही की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए नए आवासों के निर्माण की आधारशिला रखी जानी है। इन दोनों परियोजनाओं को सरकार क्षेत्रीय पुनर्निर्माण और राहत प्रक्रिया में अहम मान रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहां पर इन आवासों का शिलान्यास आज किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द बनके ये आवास तैयार हो जाएंगे। एक आवास को बनाने की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। सरकारी सहायता जो नियमों के अंतर्गत जिला प्रशासन ने उन्हें मुहैया करा दी थी। राहत और बचाव के कार्य भी पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने सभी स्टेक होल्डर के साथ किया था। हम जानते हैं कि सरकारी सहायता से घर का निर्माण नहीं हो सकता। बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है HRDS, जिससे हमने और आज रामबन जिले के 189 फैमिलीज को 3 कमरे के घर बना करके आने वाले 6 महीने में दिए जाएंगे। वो स्मार्ट थोड़ा पीछे शुभम 15 साल तक का इंश्योरेंस भी वो कंपनी कराएगी, हर साल हेल्थ चेकअप कराएगी, इंटरनेट का कनेक्शन देगी। मैं समझता हूँ कि एक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे हमारे सभी साथी। मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई प्रभावित व्यक्ति छूट गया है तो बाद में उसे भी जोड़ लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस संस्था का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी के बाद ये रामबन है, आगे उधमपुर में भी आज कार्यक्रम है। पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में ऐसे प्रभावित परिवारों के घर जो सेलिंग में प्रभावित हुए, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए, उनके बनाए जा रहे हैं। खबर आपको सांबा से भी देते हैं, जहां उस समय तनाव और दहशत फैल गई जब स्थानीय ग्रामीणों ने अपने खेतों के पास एक जिंदा मोर्टार शेल देखा। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को घेरेबंदी में लिया। सुरक्षा बलों ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए मोर्टार शेल को सुरक्षित दूरी पर ले जाकर सफलतापूर्वक उसे डिफ्यूज किया, जिससे किसी भी तरह की संभावित दुर्घटना को टाला जा सका। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन भी चलाया और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। सांबा क्योंकि एक सीमावर्ती इलाका है और वहां पर गहन तलाशी अभियान चलाया जाना इस संदर्भ में बेहद जरूरी है। वहीं BSF जम्मू फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल आज जम्मू में वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों और उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी साझा की। 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस है, लेकिन उससे पहले आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस 1 साल में किस तरह से BSF ने देश की सुरक्षा में, जम्मू कश्मीर की सीमाओं की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा की है और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें विस्तार से बताया। सम्मेलन में घुसपैठ रोधी अभियानों, ड्रोन गतिविधियों से निपटने की रणनीतियों, तस्करी पर हुई कार्रवाई और बीते 1 वर्ष में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रमुख सफलताओं पर एक डिटेल्ड चर्चा की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीमा पर बदलते सुरक्षा परिदृश्य यानी कि बदलते सिक्योरिटी सिनेरियो और भविष्य की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के आगे कई चुनौतियां आई। ईस्टर्न फ्रंट की बात करूं तो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उससे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे काफ़ी चुनौतियां आई और BSF ने बखूबी देश की सुरक्षा वहाँ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे करी है। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये बॉर्डर है। बहुत ही संवेदनशील समय था और ऐसा अनुमान था कि बड़ी संख्या में घुसपैठ होगा, लेकिन BSF ने उस घुसपैठ को रोका और आज BSF ने इस प्रकार के सैकड़ों घुसपैठों को रोका है और ना सिर्फ रोका है, जो घुसपैठी पहले घुस आए थे उनको वापस उनके देश में भी भेजा है। इसके साथ साथ जब अप्रैल में पहलगाम का दर्दनाक हमला हुआ, उसके बाद जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे जो सिचुएशन पैदा हुई वो हम सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो भारत का तो एक बहुत ही सीमित सा जवाब था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद के ठिकाने हैं उनको नष्ट करने का, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने
इसको अपने ऊपर हमला माना और उन्होंने एक प्रकार से भारत के विरुद्ध जंग छेड़ी। हालांकि ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर था, लेकिन उसमें बीएसएफ कश्मीर से लेके गुजरात तक फ्रंट लाइन पर तैनात रही और काफी हद तक हमने देखा कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जम्मू में हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और उनके जो मंसूबे थे जिनसे वो हमारे नागरिकों को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको बीएसएफ ने, हमारी थल सेना ने, हमारी वायुसेना ने उनको विफल किया। वहीं बात राजनीतिक खबरों की भी कर लेते हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय वर्किंग कमेटी मीटिंग श्रीनगर में खत्म हुई, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चर्चा सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी की गैर हाजिरी रही। रुहुल्ला का कहना है कि उन्हें बैठक के लिए कोई निमंत्रण ही नहीं मिला है और बाकायदा पहली बार सोशल मीडिया और मीडिया में सामने आकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर नासिर असलम वानी ने भी इस बात को खुले तौर पर कहा कि हमने उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया था। जबकि आपको बता दें कि साल 2022 से पार्टी की कार्यकारी समिति के वो स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर्स हैं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ये साफ किया, पहली बार सार्वजनिक तौर पर उन्होंने आगा रुहुल्ला मेहंदी को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि वर्किंग कमेटी की बैठक उन नेताओं के लिए है जो पार्टी अनुशासन का पालन करते हैं और नेतृत्व के साथ संवाद करते हैं, मीडिया के माध्यम से नहीं। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठनात्मक स्थिति और पार्टी के हालिया प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई। 7 प्रस्ताव पारित किए गए। स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड को लेकर एक बार फिर से जद्दोजहद की जाएगी, इस बात को भी दोहराया गया। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो हलचल राजनीतिक गलियारों में पैदा हुई है वो ये कि आगा रुहुल्ला मेहंदी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और यहां तक कि कहा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रुहुल्ला के बीच की जो दूरियां हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। सार्वजनिक मंचों पर पहली बार, चाहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर नासिर असलम वानी हो या फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद हो, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस तरह से बड़ी स्टेटमेंट्स आगा रुहुल्ला के बारे में दी हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का और ज्यादा विषय बन गई हैं। वहीं जहां राजनीति में गर्माहट है तो कश्मीर घाटी की ठंड में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अभी चिलई कलान शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही तापमान -3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे सुबह के समय जगह जगह धुंध और बर्फ की परत दिखाई दे रही है। डल झील जमनी शुरू हो गई है और उसके आसपास से मिले दृश्यों में पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को ठंडी हवाओं के बीच सर्दी की खूबसूरती का आनंद लेते हुए भी देखा गया है। वहीं शोपियां जिले में ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां दर्जे हरारत -6.7 डिग्री तक पहुंच गया। तेज ठिठुरन के कारण कई जगहों पर पानी के जो स्रोत हैं यानी कि पानी जमने लगा है, जिससे आम लोगों के दैनिक कामकाज पर असर पड़ रहा है और जीवन जम्मू कश्मीर में और ज्यादा कठिन होता जा रहा है। ये ठंड की शुरुआत भर है। चिलई कलान के बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन प्रशासन और आम जनता ने इसकी तैयारी भी कर रखी है। अभी चिलई कलान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कश्मीर में इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में ठंड का प्रकोप जारी है। श्रीनगर की बात करें तो यहां के तापमान आज -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। हालांकि अगर हम कल के तापमानों की बात करें -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो लास्ट रिकॉर्ड किया गया था नवंबर 2007 में। उसके बाद इतना टेम्परेचर कम हुआ। ये आप इस वक्त जो विजुअल्स देख रहे हैं ये आइकॉनिक डल लेक के हैं, जहां की विजिबिलिटी ना के बराबर है। धुंध से भरा हुआ ये डल लेक खुद बयां करता है कि किस तरह से सर्दी का कहर इस वक्त कश्मीर में जारी है। मेट की माने तो ये एक इफेक्ट जिसे लालीना इफेक्ट कहते हैं, उसके चलते हुए आने वाले दिनों में मौसम में और गिरावट आने वाली है। हमने कल भी देखा साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके में तापमान -6.7 डिग्रीज तक गए हैं। हालांकि अभी चिलई कलान शुरू नहीं हुआ है। चिलई कलान के अभी 40 दिन बाकी है, उसके बाद चिलई खुर्द और चिलई बच। तो कुल मिला के अगर इस वक्त बात की जाए मेट की माने तो ये वेदर जो है अभी इसमें तापमानों में और गिरावट आएगी। और साथ ही साथ मेट ने यह भी कहा है कि अभी 2nd वीक ऑफ दिसंबर से न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी बर्फ शुरू हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं अब जो ये टूरिस्ट हैं वो
इस विंटर सीजन को एंजॉय करने के लिए अपना रुख वापस कश्मीर की तरफ करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।